हेलो बच्चों, वेलकम टू द पीजीएमएन यूट्यूब चैनल। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का दूसरा लेक्चर। राइट, कल हमने शॉर्ट सर्किट के बारे में देखा था, किस तरीके से फेज एंड न्यूट्रल वायर जब एक हो जाते हैं तो आग लग सकती है, फायर हो सकता है, और उसी को हम शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। आज हम देखने वाले हैं ओवरलोडिंग का कंसेप्ट। इसका कंसेप्ट देखने वाले हैं हम, ओवरलोडिंग का कंसेप्ट। राइट, इसके अंदर अगर आपने एक साथ सभी आइटम्स को लगा के रखा है, सभी अप्लायंसेस को लगा के रखा है, यानी कि आपने एयर कंडीशनर भी चला के रखा है, उसके बाद रेफ्रिजरेटर भी चालू है, उसके बाद कूलर भी चालू है, फैन चालू है, गीजर चालू है, टीवी चालू है, ना जाने क्या कुछ, मिक्सर ग्राइंडर भी उसके साथ चल रहा है। तो ढेरों अप्लायंसेस जब एक साथ आपने कनेक्ट करके रखे होते हैं, तब उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? ओवरलोडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओवरलोडिंग। राइट, यहां पे आप देख सकते हो। और एक चीज, एक ही सॉकेट के अंदर सपोज एक सॉकेट एंड बटन रहता है, सपोज एक बोर्ड रहता है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से सॉकेट रहता है, यहाँ पे एक स्विच रहता है, इस तरीके से यहाँ पर एक सॉकेट और यहाँ पे स्विच। तो हम क्या करते हैं? हम एक्सटेंशन बॉक्स को यूज करते हैं। अब दोनों तरफ दो एक्सटेंशन बॉक्स हमने लगा दिए, जिसको एक बटन एक सॉकेट, एक बटन एक सॉकेट, और इधर भी हमने सेम लगा दिया। तो मतलब ये क्या हो गए? 4 सॉकेट और 4 स्विचेस हो गए। पहले कितने थे? 2 सॉकेट एंड 2 स्विचेस। तो अब ये एक 2 की इसकी कैपेसिटी थी, तो 2 के ऊपर हम 4 और 4 8 लगा रहे हैं। तो डेफिनेटली ये जो बोर्ड जो है, यहाँ पर फायर हो सकता है, यहाँ पर आग लगने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होते हैं। राइट, एक्सटेंशन बोर्ड का इस्तेमाल आपको लिमिटेड करना चाहिए, अदरवाइज ओवरलोडिंग एंड शॉर्ट सर्किट का फिनोमिना वहाँ पे आपको दिख सकता है। राइट, ये कभी भी ना करें। एक्सटेंशन बोर्ड अगर आपको इस्तेमाल भी करना है तो हार्डली एक्सटेंशन बोर्ड के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा आप 1 या 2 अप्लायंसेस चला सकते हो। राइट, और एक बोर्ड से एक ही एक्सटेंशन बोर्ड को आपको कनेक्ट करना है। ये बात आप ध्यान में रखिए हमेशा घर पे इस्तेमाल करते वक्त। ओके, अंडरस्टूड। ओवरलोडिंग क्या होती है पता चल गई। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। मेरा गला थोड़ा खराब है तो एडजस्ट कर लेना। देखो, अब क्या है हमारे पास? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर है। क्या है? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, जिसको हम क्या बोलते हैं? एमसीबी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एमसीबी। राइट, अब एमसीबी नाम की जो चीज है, ये आपने आपके घर में जरूर देखी होगी। राइट, इस तरीके के कुछ एमसीबीज आपके घर के मेन बोर्ड, जहाँ से मीटर से जहाँ से सप्लाई आ रहा है, तो वहाँ पर उस वुडन के बोर्ड के ऊपर इसको लगाया रहता है कुछ इस तरीके से। डिपेंडिंग ऑन कितने अप्लायंसेस आपके घर में है, कितना लोड है, उसके हिसाब से इसको लगाया जाता है, एंड नंबर ऑफ एमसीबीज भी उस हिसाब से डिसाइड होता है। राइट, तो कुछ इस तरीके का ये रहता है मिनिएचर सर्किट बोर्ड। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि पुराने ज़माने में फ्यूज़ आते थे। क्या आते थे? फ्यूज़, जो कि चीनी मिट्टी से बने होते थे। और जब भी ऐसा कुछ शॉर्ट सर्किट, कुछ ओवरलोडिंग, या फिर उधर से मेन ग्रिड से अगर ज़्यादा करंट आता था, तो ज़्यादा हीट की वजह से वो फ्यूज़ जो है वो मेल्ट हो जाता था, और जो सर्किट है, जो मेन ग्रिड से जो कांटेक्ट है हमारे घर के सर्किट का, वो ब्रेक हो जाता था वहाँ पर। राइट, सो फ्यूज़ जो है वो उस वक्त हेल्प करता था पुराने ज़माने में। और हर वक्त, मतलब जब भी ऐसा इंसिडेंट होता था तो हमें फ्यूज़ को बदलना पड़ता था। राइट, अभी भी जो मेन हमारी डीपी रहती है, वहाँ पर भी फ्यूज़ का इस्तेमाल होता है, क्योंकि कभी कभार हमारे घर में ऐसा होता है ना कि आपके बगल वालों की तो इलेक्ट्रिसिटी आ गई, जब इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ होती है, 1-2 घंटे के लिए बंद रहती है, तो कुछ वक्त कभी कभी आपको ऐसा होता है कि बगल वाले जो आपके पड़ोसी जो है, उनकी तो इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है, लेकिन आपके घर की नहीं आती। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज पर्टिकुलर आपके 2-3 घर का जो फ्यूज़ है वो वहाँ पर जल जाता है। राइट, तो इसलिए फिर उनको फ़ोन करना पड़ता है कि नया फ्यूज़ डालने के लिए आप बंदे को भेजो, इंजीनियर को भेजो, तो वो फिर आके वो फ्यूज़ डाल के फिर आपकी इलेक्ट्रिसिटी को चालू करता है। राइट, सो फ्यूज़ का इस्तेमाल अभी भी होता है डीपीज के अंदर।
राइट। अब कुछ नए डीपीज का इंस्टॉलेशन अगर हुआ है तो वहाँ पर कोई अलग टेक्नोलॉजी आ चुकी होगी एमसीबी जैसे, लेकिन जनरली वहाँ पर फ्यूज का इस्तेमाल होता है। अंडरस्टूड? यस और नो कमेंट सेक्शन में बताओ। राइट। अब when the current in the circuit suddenly increases, the switch opens and current stops। अब ये जो MCB है जिसको हम मिनिएचर सर्किट बोर्ड बोलते हैं, ये एक तरीके का स्विच है। यहाँ पर हमें बार बार इसको चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है क्या? डेफिनेटली नो। फ्यूज जैसे इसको निकाल के फिर से रिप्लेस करना पड़ता है क्या? डेफिनेटली नो। अब ये क्या करता है? when the current in the circuit suddenly increases, सर्किट के अंदर अगर सडनली करंट काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है तब ये स्विच ओपन होता है एंड करंट जो है सर्किट के अंदर फ्लो होने वाला वो स्टॉप हो जाता है। राइट। इसलिए जब ओवरलोडिंग वगैरह चीजें होती है, जब करंट इंक्रीज होता है तो ये जो है इस स्विच को हमें फिर से चालू करना पड़ता है। राइट। जब शॉर्ट सर्किट होता है तब भी ये स्विच क्या हो जाता है? ओपन हो जाता है। शॉर्ट सर्किट की वजह से मतलब हीट की वजह से एंड करंट ज़्यादा इंक्रीज होने की वजह से ये स्विच ओपन होता है और जो ग्रिड के अंदर आपके घर के सर्किट के अंदर जो करंट का फ्लो है वो स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है। अंडरस्टूड? गेटिंग माई पॉइंट? मतलब एमसीबी मिनिएचर सर्किट बोर्ड आपको समझ चुका होगा। अभी हमें फ्यूज का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हर एक के घर में अभी एमसीबी का यानी कि मिनिएचर सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल होता है। मैंने बोर्ड बोल दिया, एक्चुअली वो ब्रेकर है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ओके, देखो आगे नेक्स्ट स्लाइड। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूजेस इन यूज, है ना। अलग अलग टाइप के फ्यूजेस का इस्तेमाल अभी भी किया जाता है। ये कुछ उसके इमेजेस है ना। ये पुराने ज़माने का आपने देखा होगा। ये अलग अलग टाइप्स के फ्यूज है जो कि छोटे मोटे बड़े इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में इस्तेमाल किए जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन द विच टाइप ऑफ द सर्किट इज। ओके, अंडरस्टूड? देन मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, यहाँ पर एक सॉल्व एग्जाम्पल है जो कि आपके बुक में भी दिया है। क्या है एग्जाम्पल को पहले समझते हैं। A 6 meter long wire made from an alloy nichrome, 6 मीटर लॉन्ग वायर है जो कि एक अलॉय से बनाई गई है, जिसका अलॉय का नाम क्या है? निक्रोम। इज शेप्ड इनटू अ कॉइल, उसको कॉइल के शेप में दिया गया है एंड गिवन फॉर प्रोड्यूसिंग हीट। राइट। देन इट हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 24 ओम। आर कितना है? आर कितना है? 24 ओम। राइट। कैन वी गेट मोर हीट इफ द वायर इज कट इनटू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ एंड शेप्ड इनटू अ कॉइल। हमें क्या पूछा है कि अगर उस वायर को जो उसकी ओरिजिनल लेंथ है 6 मीटर, उसको अगर हम हाफ कट कर देते हैं, राइट, और उसको फिर से कॉइल का शेप दे देते हैं तो क्या हमें ज़्यादा हीट मिलेगी? यस और नो, ये आपसे पूछा है और इसको ही फाइंड आउट करके हमें ये आंसर देना है। फॉर गेटिंग एनर्जी द टू एंड्स ऑफ द वायर आर कनेक्टेड टू अ सोर्स। फॉर गेटिंग एनर्जी टू एंड्स ऑफ द वायर आर कनेक्टेड टू अ सोर्स विथ अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 220 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 220 वोल्ट का। राइट। अब न्यूमेरिकल को एक बार आप ध्यान से देखो, समझो, और उसमें जो गिवन डेटा है, रेजिस्टेंस कितना है? 24 ओम। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? हाउ मच इज द पोटेंशियल डिफरेंस? कितना दिया है? मेरे ख्याल से 220 वोल्ट। 220 वोल्ट। ओके, अब हमारे पास एक फॉर्मूला है। ओके, पूरे वायर के लिए, है ना। पूरा सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा 6 मीटर लॉन्ग वायर के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, P इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर। क्या हमारे पास फॉर्मूला है? P यानी कि पावर इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर। P इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर। अब V कितना है? 220 वोल्ट। V कितना है? 220 वोल्ट। अब R कितना है? यानी कि रेजिस्टेंस कितना है? 22 ओम। इसको कैलकुलेट करना है आपको और कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर बताना है। राइट। कितना आएगा इसको कैलकुलेट करने के बाद? इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय
22 कितना आना चाहिए, लगभग 2200 वैट्स। कितना आना चाहिए, 2200 वैट्स, है ना। पावर का यूनिट कितना है, वैट, जो कि हमने फाइंड आउट किया पहले। यस, अब यहां पर लिखना पड़ेगा फॉर कंप्लीट कॉइल, फॉर कंप्लीट कॉइल के लिए, राइट। अब जब हम कॉइल को फॉर हाफ लेंथ ऑफ वायर, यहाँ पे कॉइल और वायर भी आप लिख सकते हो, फॉर हाफ लेंथ ऑफ वायर, फॉर हाफ लेंथ ऑफ वायर। अब वायर की लेंथ अगर हाफ करते हैं तो रेजिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, हाफ, 1/2 इंटू 220, यानी कि कितना हो जाएगा वो 110 ओम, है ना। रेजिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, राइट। अब फिर से हमारे पास सेम फॉर्मूला है, P इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर, P इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर। अब V कितना है, वही रहेगा सेम, 220 अपॉन होल स्क्वायर अपॉन आर कितना है, 110, राइट। अब इसको कैलकुलेट करने के बाद आपको देखना है कितना आंसर आता है। आपका आंसर आना चाहिए, जो कि आपके बुक में भी गिवन है, 4400 वैट्स। कितना आना चाहिए आपका आंसर, 4400 वैट्स, 4400 वैट्स। अब मुझे आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि कौन सा ज़्यादा हीट को, ज़्यादा एनर्जी को प्रोड्यूस करेगा, राइट। सो इसका मतलब ये होता है कि जब हम वायर को हाफ कट करते हैं, कॉइल को हाफ कट करते हैं, तो हमें मोर हीट मिलती है, बिकॉज यहाँ पे पावर कितनी है, ज़्यादा है एज कंपेयर टू दिस, राइट। मतलब जब हमने उस रेजिस्टर वायर को, निक्रोम वायर को, कॉइल को हमने हाफ डिवाइड कर दिया, हाफ से डिवाइड कर दिया, उस लेंथ को कम कर दिया, आधा कम कर दिया, तो हमें हीट किसकी ज़्यादा मिली, हीट हमें मिली जब हमने वायर को आधा कर दिया, राइट। यहाँ पे क्लियर आप डिफरेंस देख सकते हो, यहाँ पे 2200 है और यहाँ पे 4400 है ना। यहाँ पे 2200 वैट्स और यहाँ पर कितना है, 4400 वैट्स है। अंडरस्टूड, यहाँ तक आपको बात क्लियर है। सबसे पहला सॉल्व्ड एग्जाम्पल और सबसे इजी एग्जाम्पल ये था, राइट। अब मेरे ख्याल से ये अगर आपको समझ में आ गया है तो हम बढ़ेंगे अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, ओके। हाँ, देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कहता है, अ सेल इज कनेक्टेड टू अ 9 ओम रेजिस्टेंस। सेल कनेक्ट किया गया है 9 ओम रेजिस्टेंस को, राइट, बिकॉज ऑफ विच हीट ऑफ 400 जूल इज प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड। कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है, 400 जूल्स पर सेकेंड हीट प्रोड्यूस हो रही है, राइट। देन ऑब्टेन द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द रेजिस्टेंस। हमें क्या ऑब्टेन करने के लिए बोला गया है, पोटेंशियल डिफरेंस ऑब्टेन करने के लिए बोला है अक्रॉस द रेजिस्टेंस। सवाल समझ में आ गया है, यस और नो। क्या है, ये सेल कनेक्टेड है 9 ओम रेजिस्टेंस को, राइट। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है, 400 जूल हीट प्रोड्यूस हो रही है पर सेकेंड, राइट, ड्यू टू करंट फ्लोइंग थ्रू इट। अब हमें क्या ऑब्टेन करना है, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द रेजिस्टेंस, राइट। अब हीट क्या है, हीट 400 जूल्स पर सेकेंड्स है, यस और नो, यस। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, P इक्वल्स टू 400 जूल्स पर सेकेंड, लिख सकते हैं ना, यस और नो। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ही जा रहे हैं हम, ओके। अब हमारे पास P का और एक फॉर्मूला है, P इक्वल्स टू जस्ट अ मिनट, P इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर। P इक्वल्स टू क्या है, वी स्क्वायर अपॉन आर, राइट। अब रेजिस्टेंस हमें पता है, राइट। इन दोनों इक्वेशंस को हम इक्वेट कर सकते हैं, यस और नो। इक्वेटिंग, यहाँ पे 1 यहाँ पे 2, इक्वेटिंग
इक्वेशन 1 and equation 2, then what we get, 400 upon 1 equals to v square upon 9। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? यस और नो? यस और नो? हाँ। अब क्या करेंगे, v स्क्वायर इक्वल्स टू 400 इंटू 9, ऐसा लिख सकता हूं? लिख सकता हूं, है ना? कैसे आएगा ये? इसका अंडर रूट लेना पड़ेगा, देयरफॉर v इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 400 इंटू 9, वी स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 400 इंटू 9। अब यहाँ पे देखो, ये जो 400 है, ये किसका स्क्वायर है? अगर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 0, राइट, 0 बेदुने 4, कितना आया? 400, राइट। अब 9 जो है वो किसका स्क्वायर रूट है? और 9 का स्क्वायर रूट लेने के बाद हमें क्या मिलना चाहिए? 3, यानी कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, कैसे? 20 मल्टीप्लाइड बाय 3 लिख सकते हैं ना? यस और नो? ये रूट नहीं आएगा, हमने रूट तो ले लिया है, जस्ट अ मिनट। हाँ, 20 मल्टीप्लाइड बाय 3, therefore v इक्वल्स टू कितनी? 3 दूने 6, यानी कि 60 वोल्ट्स। कितना आएगा वो? 60 वोल्ट्स। अंडरस्टूड? यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको? बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है, और इसी तरीके के सिंपल न्यूमेरिकल्स आपको आपके बोर्ड एग्जाम्स में मार्क लाकर देने वाले हैं। ओके, यहाँ तक समझ में आया? चाहे तो आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस डेफिनेटली। ओके, डन? ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, दैट इज द एग्जाम्पल नंबर 3, दैट इज द सॉल्व्ड एग्जाम्पल इन योर बुक। अब आप बोलोगे सर ये एग्जाम्पल तो सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स है, लेकिन फिर भी आप हमें क्यों समझा रहे हो? सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स को अगर आप समझेंगे तब जाके आपको अनसॉल्व्ड एग्जाम्पल्स सॉल्व करने का कॉन्फिडेंस आएगा। अंडरस्टूड? इसलिए अब इसको समझना है। एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या बताया जा रहा है? देखिए, एन इलेक्ट्रिकल आयन यूजेस अ पावर ऑफ 1100 वॉट। आयन है हमारे पास, आयन म्हणजे प्रेस करण्याची मशीन, त्याला आपण आयन म्हणतो, राइट? सो इलेक्ट्रिकल आयन uses a power of 1100 watt when set to higher temperature, जब उसका टेम्परेचर हायर होगा, इफ सेट टू लोअर टेम्परेचर इट यूजेस 330 वाट पावर। देखो, इलेक्ट्रिकल आयन को जब हमने हाई टेम्परेचर पे सेट किया तब वो कितना कंज्यूम कर रहा था? 1100 वॉट। कितना कंज्यूम कर रहा था? 1100 वॉट का पावर कंज्यूम कर रहा था, राइट? जब हमने उसको लोअर टेम्परेचर पे सेट किया तो वो कितना पावर कंज्यूम कर रहा था? 330 वॉट। कितना पावर कंज्यूम कर रहा था? 330 वॉट, राइट? देन फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक करंट एंड द रिस्पेक्टिव रेजिस्टेंसेस फॉर द टू सेटिंग्स। आपको इलेक्ट्रिक करंट फाइंड आउट करना है, राइट? और दोनों सेटिंग्स पे रेजिस्टेंस कितना होगा उसको भी फाइंड आउट करना है, यानी कि I भी फाइंड आउट करना है और R भी आपको फाइंड आउट करना है, राइट? देन द आयन इज कनेक्टेड टू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 220 वोल्ट। आयन पोटेंशियल डिफरेंस को कनेक्टेड है, क्या? कितने वोल्ट है वो? 220 वोल्ट, जो नॉर्मली हमारे इंडियन घरों में आता है उतना। यस, अब इसके लिए हमारे पास गिवन डेटा क्या क्या है? पावर, यहाँ पे P1 लिखता हूं मैं, 100, देन पोटेंशियल डिफरेंस V कितना है? 220 वोल्ट। यहाँ पे मैं पूरा लिख देता हूँ पोटेंशियल डिफरेंस, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, राइट? यहाँ पे पूरा लिख देता हूं मैं। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट। ओके, अब फर्स्ट कंडीशन में पावर कितनी दी गई है? P1 1100 वॉट, देन P2 इज 330 वॉट। ओके, फॉर कंडीशन 1, यहाँ पे लिखते हैं हम, फॉर कंडीशन 1, कंडीशन 1 के लिए क्या चीजें होगी?
देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, करंट इक्वल्स टू पावर अपॉन वोल्टेज। क्या फॉर्मूला है? I इक्वल्स टू P अपॉन V। यहाँ पर अब हम P1 के लिए कंसिडर करेंगे, इसलिए मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पे I1 इक्वल्स टू P1 अपॉन V। देयरफॉर इट इक्वल्स टू P1 की वैल्यू कितनी है 1100 अपॉन V कितना है, V इज 220। कितना है 220। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आना चाहिए आपका आंसर, कितना आना चाहिए 5 एम्पियर। इसको सिंपल है ना, ये 0 0 कैंसिल, अब ये 0 110 अपॉन 22 कितना आना चाहिए 22 फाइजा 110 5। अब करंट का यूनिट क्या होता है एम्पियर। व्हाट इज द यूनिट ऑफ करंट एम्पियर। व्हाट इज द यूनिट ऑफ करंट एम्पियर। ओके, I1 इक्वल्स टू P1 अपॉन V इक्वल्स टू 110 अपॉन 22 इक्वल्स टू 5 एम्पियर, इक्वल्स टू 5 एम्पियर। अंडरस्टूड, यहां तक बात क्लियर है। अब फॉर कंडीशन 2, फॉर कंडीशन 2, कंडीशन 2 के लिए हम डिस्कस करेंगे अब, राइट। फिर से हमारे पास फॉर्मूला है I इक्वल्स टू P अपॉन V। यहाँ पर मैं क्या लेता हूँ I2 लेता हूँ एंड P2 अपॉन V लिखता हूँ, राइट। अब P2 कितना है 330 अपॉन वोल्टेज कितना है सेम 220, 0 0 गेट कैंसिल 33 अपॉन 22 बराबर। इसको 11 से डिवाइड कर सकते हैं, यस और नो, यस और नो कर सकते हैं। कितना आएगा 1.5 एम्पियर, 1.5 एम्पियर। मतलब हमें दोनों करंट की वैल्यूज मिल गई, I1 एंड I2 हमें मिल गया। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है रेजिस्टेंस। सो रेजिस्टेंस का भी हमारे पास फॉर्मूला है अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ, P इक्वल्स टू R इक्वल्स टू V अपॉन I, V इक्वल्स टू IR। यहाँ पे लिखता हूं मैं अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ P इक्वल्स टू V, अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ V इक्वल्स टू IR, V इक्वल्स टू IR। देखो यहाँ पे फिर दो कंडीशन, फॉर कंडीशन 1 मैं क्या लिखूं V1 इक्वल्स टू, V तो वोल्टेज तो सेम रहेगा, V1 लिखने की जरूरत नहीं है। V इक्वल्स टू I1 R1 ऐसा लिख सकता हूं मैं, राइट। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है R1, सो R1 इक्वल्स टू V अपॉन I1 ऐसा लिख सकता हूं मैं। वोल्टेज कितना है 220, I1 यानी कि करंट कितना है I1 निकाला है हमने 5 एम्पियर। कितना है 5 एम्पियर। अब इसको सॉल्व करने के बाद कितना आंसर आना चाहिए आपका 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, है ना। मेरे ख्याल से इसका आंसर 44 ओरली है, ये 44 ओम आना चाहिए। कितना आना चाहिए 44 ओम। आ गई बात समझ में। R1 इक्वल्स टू V अपॉन I1 इक्वल्स टू 220 अपॉन 5 इक्वल्स टू 44 ओम। ये क्लियर है। अब सेम फॉर कंडीशन 2, फॉर कंडीशन ऐसा डिटेल में लिखेंगे ना तो आपको क्लैरिटी आती है, सॉल्व करते वक्त आपके माइंड में क्लैरिटी होती है ना। फिर से हमारे पास V इक्वल्स टू I2 इंटू R2, है ना। R2 इक्वल्स टू V अपॉन I2, राइट। V कितना है 220 वोल्ट, I2 कितना है यानी कि करंट कितना है I2 फाइंड आउट किया 1.5। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आंसर, ये आपको एक्चुअल में सॉल्व करके देखना है। भले ही आपके बुक में दिया हो, भले ही गिवन हो, है ना, भले ही सॉल्व एग्जाम्पल हो, लेकिन एक्चुअल में आपको इसको सॉल्व करके देखना है। कितना आना चाहिए इसका आंसर 146 ओम। कितना आना चाहिए 146 ओम, 146 ओम। ओके,
कितना आना चाहिए आंसर? 146 ओम। मतलब हमने R1 भी फाइंड आउट कर लिया, हमने R2 भी फाइंड आउट कर लिया। ओके, आ गई बात समझ में? यस और नो कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। राइट, R1 एंड R2 भी है और I1 एंड I2 भी है। राइट, इसका स्क्रीनशॉट अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हो। मैं थोड़ा सा साइड में चला जाता हूँ। ओके, हैव यू टेकन द स्क्रीनशॉट? यस और नो कमेंट सेक्शन में बताओ। ओके ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट सॉल्व एग्जाम्पल। अगले सॉल्व एग्जाम्पल की तरफ जाएंगे। देखो एग्जाम्पल नंबर 4 हमें क्या कहता है? सबसे पहले एग्जाम्पल को समझो, उसके बाद गिवन डेटा लिखो, उसके बाद फॉर्मूलाज को लिखो और उसके बाद धीरे धीरे आराम आराम से उसको सॉल्व करो। राइट, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हो जाना है, बिल्कुल भी हड़बड़ाना नहीं है। राइट, ये जो न्यूमेरिकल्स है आपको बोर्ड एग्जाम में लगभग 6 से 10 मार्क्स देकर जाएंगे। ओके, देखो, एन इलेक्ट्रिक टंगस्टन बल्ब इज कनेक्टेड इनटू अ होम सर्किट, है ना। पुराने जमाने का जो बल्ब आता था टंगस्टन बल्ब, उसको होम सर्किट के अंदर कनेक्ट किया है। राइट, द होम इलेक्ट्रिक सप्लाई रन्स एट 220 वोल्ट पोटेंशियल। जनरली जो इंडियन घरों में इलेक्ट्रिक सप्लाई होता है वो लगभग 220 वोल्ट के आसपास रहता है। राइट, व्हेन स्विच ऑन a current of 0.45 एम्पियर flows through the bulb, है ना। जब उसको ऑन किया तो 0.45 एम्पियर का करंट उस बल्ब में से फ्लो करना शुरू हुआ। What must be the power? हमें क्या निकालना है? वैटेज निकालना है, वॉट W निकालना है हमें। पावर ऑफ द बल्ब, हमें क्या पूछा है? उस बल्ब की पावर कितनी है? जब उसको ऑन किया तो उसमें से कितना करंट फ्लो हो गया? 0.45 एम्पियर। राइट, हमें क्या पूछा है? व्हाट मस्ट बी द पावर ऑफ द बल्ब, उस बल्ब की पावर कितनी है? इफ इट इज केप्ट ऑन फॉर 10 आवर्स, कितने घंटे उसको चालू रखना है? 10 आवर। हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल बी कंज्यूम, वो कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा। और एक बात बताऊं मैं आपको, ये न्यूमेरिकल अगर आपको समझ में आ गया तो आपके घर में जितने भी अप्लायंसेस हैं उसका वॉटेज रेटिंग अगर आपको पता है तो उस हिसाब से आप ये निकाल सकते हो कि एक्चुअल में आपकी बिजली का बिल कितना खर्चा हर महीने आने वाला है अगर उस अप्लायंसेस को मैं कितने घंटे चलाता हूँ। राइट, सो यू विल गेट द की टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ दैट अप्लायंसेस। तो आपको अगर ये पता चल गया और घर वालों ने आपको बोला, डाटा कि लाइट बंद कर दे, ये कूलर बंद कर दे, एसी बंद कर दे, है ना, बिल बहुत आ रहा है, तो उनको तुरंत कैलकुलेट करके बताना है ना। मैंने 30 मिनट एसी चलाया तो 30 मिनट में इतने रुपए का इलेक्ट्रिसिटी बिल आया, आपको इतने रुपए खर्च हुए, है ना। ये तुरंत आपको अगर आप बता दोगे तो वो भी खुश हो जाएंगे और हो सकता है कि उस दिन आपको डांट ना पड़े, तो उनको लगेगा मेरा बेटा बहुत होशियार हो गया है। राइट, सो मूविंग टू द न्यूमेरिकल। ओके, सो क्या लिखा है? हमें फाइंड आउट करना है व्हाट 10 घंटे अगर उसको चलाते हैं तो कितनी यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वो कंज्यूम करेगा। दोनों चीजें हमें फाइंड आउट करनी है। राइट, अब पोटेंशियल डिफरेंस जो है गिवन डेटा के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस जो है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया है बेटा? 220 वोल्ट। कितना दिया है? 220 वोल्ट। अब हमें करंट कितना दिया है? करंट I हमें कितना दिया है? 0.45 एम्पियर। कितना दिया है? 0.45 एम्पियर। अब पावर का एक और फॉर्मूला है, पावर पावर W इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट। क्या आएगा उसका फॉर्मूला? पोटेंशियल, ये फॉर्मूला आपको लिख लेने हैं, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट। ओके, करंट को किससे डिनोट करते हैं हम? एम्पियर से। पोटेंशियल डिफरेंस को किससे डिनोट करते हैं? V से। राइट, अब
तुरंत डाल देंगे वैल्यूज। पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कितनी है 220। करंट कितना है मेरे ख्याल से 0.45, कितना है 0.45, राइट। इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो कितना पावर वैटेज आएगा मेरे ख्याल से 99 वॉट आना चाहिए। कितना आना चाहिए 99 वॉट। इसको आपको कैलकुलेट करके देखना है। 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करो, पेपर पे दोनों चीजें लिखो, इसको सॉल्व करके देखो, है ना। क्योंकि एग्जाम में आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं है और एग्जाम में मैं भी आपको आंसर बताने के लिए वहां पे आने वाला नहीं हूं, राइट। तो इसलिए आपको इसको कैलकुलेट करके इस वैल्यू को लिखना है आपके नोटबुक पे। इससे क्या होगा, इससे आपके कैलकुलेशंस का जो स्पीड है वो भी इंक्रीज होगा और साथ ही साथ आपकी प्रैक्टिस भी होगी, राइट। बहुत सारे बच्चे सॉल्यूशन तो सही लाते हैं, फॉर्मूलाज का भी सही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कैलकुलेशन में उनकी गड़बड़ हो जाती है और फिर उनको मार्क्स मिलते हैं 0। अब 0 मार्क्स चाहिए क्या हमें? नहीं, हमें चाहिए फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स, राइट। इसलिए आपको ये कैलकुलेशन खुद से पेपर के ऊपर करके देखने पड़ेंगे। आ गई क्या बात समझ में? यस और नो? यस। अब हमने ये पता कर दिया कि वो जो बल्ब है घर पे लगा हुआ वो कितने वॉट का है, 99 वॉट का। कितने वॉट का है? 99 वॉट। ओके, देन नेक्स्ट हमें क्या फाइंड आउट करना है? अब बल्ब को कितने घंटे लगाना है? 99 वॉट के बल्ब को, 99 वॉट बल्ब runs for 10 hours। 99 वॉट का बल्ब जो है वो कितने घंटे चलना है? 10 घंटे। कितने घंटे? 10 घंटे, राइट। देन हमारे पास एक और फॉर्मूला है, उसको ही हम क्या कर देंगे, टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे। 99 मल्टीप्लाइड बाय 10 आवर्स, तो हमें क्या मिलेगा? 990 वॉट आवर। कितना मिलेगा? 990 वॉट आवर, है ना। यस और नो? मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई कंफ्यूजन है आपको। अब इसको ही अगर किलोवाट में लिखे तो कैसे लिख सकते हैं? 0.99 किलोवाट आवर। किलोवाट आवर, 0.99 किलोवाट आवर। कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है वो? 0.99 किलोवाट आवर, राइट। अब एक्चुअल में यूनिट्स के हिसाब से कैसे निकालना है उसका आपके एक्सरसाइज में एक न्यूमेरिकल दिया है। उसको जब हम ये आगे का सेशन हो जाएगा तब हम डिस्कस करेंगे, समझेंगे और पढ़ेंगे, राइट। लेकिन अब आपको ये पता चल गया कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा वो 0.99 किलोवाट आवर। कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा? 0.99 किलोवाट आवर। ओके, आ गई बात समझ में? यस और नो? यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस इफ यू वांट। ओके, डन। हैव यू टेकन द स्क्रीनशॉट? ओके, तो मुझे लगता है कि आपको ये चीजें समझ में आ चुकी होगी इसके बारे में, न्यूमेरिकल्स के बारे में। ओके, अगर इसमें और कुछ दिक्कत आपको है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बता सकते हो, राइट। जस्ट अ मिनट। So moving to the next slide. नेक्स्ट स्लाइड में क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट, है ना। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट वहां पर लिखा हुआ है। कैसे है? देखो, यहां पर एक सिंपल अरेंजमेंट हमने किया है ना। क्या अरेंजमेंट किया है? एक सर्किट बनाया है छोटा सा, है ना। मुझे लगता है ये दिख रहा होगा आपको, चाहे तो मैं ब्राइटनेस यहां से कम कर देता हूं ताकि आपको और अच्छे से क्लियरली ये समझ में आ सके। होप यू आर एबल टू रीड दिस। अब आपको ये दिख रहा होगा, राइट। अब हमने सिंपल अरेंजमेंट किया है। आप फर्स्ट फिगर को देखो पहले, क्या है वहां पर?
एक हमने बैटरी ली है, यस, एक पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट किया, एक निगेटिव टर्मिनल कनेक्ट किया, और बीच में क्या लगा दिया है, स्विच। क्या लगा दिया है, स्विच, जिसको हम प्लग की भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, प्लग की। ओके, अब हमने कुछ इस तरीके से इस स्टैंड के ऊपर इस मैग्नेटिक नीडल को बैलेंस करने की कोशिश की है। स्टैंड के ऊपर मैग्नेटिक नीडल को बैलेंस करने की कोशिश की है। अब जब हम इस प्लग की को ऑन करेंगे, यानी कि सर्किट को कंप्लीट करेंगे स्विच को लगा के, देन इलेक्ट्रिक करंट यहां से फ्लो होना शुरू होगा, राइट। इलेक्ट्रिक करंट यहां से फ्लो होना शुरू होगा फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव। देन ये जो मैग्नेटिक नीडल हमने यहां पर रखी है, यस, ये इसका साउथ पोल है और ये इसका नॉर्थ पोल है। अब मैग्नेटिक नीडल जो हमने रखी है ये एंटी क्लॉकवाइज घूमना शुरू कर देंगी। मतलब इसकी पहले पोजीशन यहां पर थी, उसके बाद वो किधर चली जाएंगी, कुछ इस तरीके से, यस और नो, कुछ इस तरीके से वो एंटी क्लॉकवाइज घूमना शुरू कर देगी। कुछ इस तरीके से वो एंटी क्लॉकवाइज घूमना शुरू करेंगी, राइट। देन नेक्स्ट अरेंजमेंट में हमने क्या किया है, क्या किया सिर्फ इस बैटरी के टर्मिनल्स को हमने चेंज किया है, राइट। जब यहाँ पे पॉजिटिव था उधर हमने क्या कर दिया, निगेटिव। यहाँ पे निगेटिव था उधर हमने क्या कर दिया, पॉजिटिव, है ना। निगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव था उधर हमने निगेटिव पॉजिटिव कर दिया। और टर्मिनल्स को, बैटरी के टर्मिनल्स को चेंज करने की वजह से क्या हुआ, डायरेक्शन ऑफ करंट में भी क्या आया, डिफरेंस आया, राइट। डायरेक्शन ऑफ करंट कैसे रहता है, पॉजिटिव टू निगेटिव रहता है, राइट। अब यहां पर कैसा है, यहां पर भी पॉजिटिव टू निगेटिव है, लेकिन कुछ इस तरीके से है। आ रही क्या बात समझ में आपको, यस और नो। इसको आपको थोड़ा सा इमेजिनेशन आपको इसके अंदर करना पड़ेगा, ओके। अब जब मैं इस की को ऑन करता हूं, अब मैग्नेटिक नीडल की जो पोजीशन है वो कैसे है, आप एक बार मुझे बताइए किस तरीके से है। इस पॉइंट से वो कहां पर आया है, नीचे आया है, ई पॉइंट पे आया है, मतलब वो क्लॉकवाइज घूमना उसने शुरू किया है। क्या किया है, क्लॉकवाइज घूमना उसने शुरू किया है, राइट। इट इज मूविंग क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज वो क्या कर रही है, घूम रही है। आ गई बात समझ में। ये दोनों अरेंजमेंट अगर आपको क्लियर है तो मुझे बताओ कि हमारा अभी क्लियर हो चुका है, क्योंकि इसके ऊपर ही हम आने वाले कुछ रूल्स जो है उसको देखने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, राइट। दोनों अरेंजमेंट ये क्लियर होगी। हमने यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव रखा था, राइट। तब इसका डायरेक्शन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज होने लगा इस नीडल का। इस नीडल को हमने यहाँ पर बैलेंस करके रखा है। देन जब हमने यहाँ पर निगेटिव पॉजिटिव को कनेक्ट किया, मतलब अपने टर्मिनल को सिर्फ हमने चेंज कर दिया, तो ये कुछ इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज घूमना शुरू कर दिया, राइट। दोनों चीजें आपको क्लियर होगी, यस और नो, कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। अंडरस्टूड। अब आगे यहां पर एक साइंटिस्ट है जिन्होंने फिनोमेना को डिस्कवर किया। मतलब क्या कि हमको मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रिसिटी के बीच का रिलेशन सबसे पहले इन्हीं साइंटिस्ट ने दिया है, जिनका नाम क्या है, हंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड। उनका जन्म जो है वो 1777 में हुआ था, 1777, और उनकी डेथ जो है वो 1851 में हुई थी, 1851 में। और 19th सेंचुरी में हंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अंडरस्टैंडिंग द इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, है ना। 19th सेंचुरी के अंदर ये जो साइंटिस्ट है इन्होंने काफी इंपॉर्टेंट रोल, इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के रिलेटेड रिसर्च करने में, राइट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का कंसेप्ट ही इन साइंटिस्ट ने सबसे पहले हमारे सामने रखा है, ओके। ही ऑब्जर्व इन 1820, 1820 में उन्होंने ऑब्जर्व किया दैट व्हेन अ करंट पासेस थ्रू अ मेटल वायर, जब मेटल वायर से करंट पास होता है, द मैग्नेटिक नीडल नियर द वायर टर्न्स थ्रू अ सर्टन एंगल। उस वायर के पास जो रखी हुई मैग्नेटिक नीडल है वो सर्टन एंगल से टर्न होती है, राइट। ये सबसे पहले इन्होंने ही ऑब्जर्व किया, इसलिए इन साइंटिस्ट को उसका क्रेडिट जाता है। कि क्या नाम है इनका, हंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड, राइट। देखो
द मैग्नेटिक नीडल नियर द वायर टर्न्स थ्रू अ सर्टेन एंगल। नेक्स्ट पॉइंट में क्या बताया जा रहा है, ही पॉइंटेड आउट द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। उन्होंने किसके बीच का रिलेशन हमें बताया, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के बीच का, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के बीच का, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के बीच का रिलेशन हमें इन्होंने बताया है। अंडरस्टूड? ओके, देन इन हिज ऑनर द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज टर्म एज ऑर्स्टेड। उनके ऑनर के अकॉर्डिंग, उनको मतलब सम्मान देने के तहत जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, क्या है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है, इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड जो है, इसका यूनिट ऑफ दिस इज क्या है, ऑर्स्टेड, है ना। उनके नाम के अकॉर्डिंग यहां पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट दिया गया है। ओके, अंडरस्टूड? देन नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस अराउंड द कंडक्टर। कंडक्टर के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है उसको हमें ऑब्जर्व करना है और समझना है। देखो, एक सिंपल अरेंजमेंट आपको करनी है। क्या करनी है मैं बताता हूं। उम्मीद है कि आपको ये क्लियरली दिख रहा होगा। ओके, चाहे तो मैं और थोड़ा ब्राइटनेस आपके लिए कम कर सकता हूं। देखो, कनेक्ट द सर्किट एज शोन इन द फिगर 4.6। इस फिगर के अंदर जो दिखाया गया है उस हिसाब से आपको सर्किट को कनेक्ट करना है। देन व्हेन अ लार्ज करंट 1 एम्पियर और मोर flows through the thick copper wire passing through a cardboard, the magnetic needle kept at a different points on the cardboard around the wire stands in different direction. Mark this direction with a pencil. देखो, सबसे पहले आपको ये ऑब्जर्व करना है कि इस डायग्राम का कंस्ट्रक्शन किस तरीके से है। हमने सिंपली क्या लिया, यहाँ पर एक कार्डबोर्ड का टुकड़ा लिया है। ओके, यहाँ पर हमने क्या लिया है, कार्डबोर्ड का टुकड़ा लिया है, राइट। दिस इज द कार्डबोर्ड पीस। देन हमने एक थिक कॉपर वायर लिया है, एक रॉड जैसा, है ना। इसको इसके अंदर डाला है, राइट। यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक ये कॉपर वायर है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके, इसके बाद यहाँ पर एक की हमने कनेक्ट की है जिसको हम स्विच भी बोल सकते हैं। देन यहाँ पर हमने एक बैटरी लगाई है, पॉजिटिव एंड निगेटिव टर्मिनल, आप ध्यान से देख सकते हो यहाँ पर। देन यहाँ पर एक एमीटर है जो कि क्या मेजर करता है, करंट को मेजर करता है। किसको मेजर करता है, करंट को। देन यहाँ पर हमने क्या लगा रखा है, रेजिस्टर। क्या अरेंजमेंट को आपको समझना बहुत जरूरी है। क्या लगा के रखा है, रेजिस्टर। ओके, अब here is the resistor, here is the ammeter, here is the battery, here is the key, here is the cardboard, and this is the thick copper wire which is penetrated inside the cardboard. Okay, understood? और यहाँ पर हमने क्या रखी है, मैग्नेटिक नीडल रखी है। क्या रखी है, मैग्नेटिक नीडल। आ गई बात समझ में? यस। अब हमें क्या बोला जा रहा है, स्टेटमेंट को फिर से पढ़ेंगे और समझेंगे। क्या बोला जा रहा है, कनेक्ट द सर्किट एज शोन इन द फिगर 4.6। 4.6 के अंदर जो फिगर है उस तरीके से आपको सर्किट को कनेक्ट करना है, जैसे कि अभी अभी मैंने आपको समझाया है। व्हेन अ लार्ज करंट अप्रोक्सीमेटली 1 एम्पियर और मोर, जब बहुत ज़्यादा करंट, जैसे कि 1 एम्पियर और उससे ज़्यादा करंट उससे फ्लो होता है, देन फ्लोज थ्रू द थिक कॉपर वायर पासिंग थ्रू अ कार्डबोर्ड, द मैग्नेटिक नीडल kept at different points on the cardboard around the wire stands in different direction. देखो, जैसे ही इससे करंट पास होता है, इस तरीके से पेनिट्रेट किया हुआ कॉपर रॉड यहाँ पर हमने रखा है, तो ये जो मैग्नेटिक नीडल है ये हमें डिफरेंट डायरेक्शन की तरफ पास करती है, पॉइंट आउट करती है, राइट। मार्क दिस डायरेक्शन विथ पेंसिल्स। इन डायरेक्शंस को आपको पेंसिल से मार्क करना है, मैग्नेटिक नीडल के डायरेक्शन को, राइट। इंस्टेड ऑफ मैग्नेटिक नीडल, अब मैग्नेटिक नीडल से भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैग्नेटिक नीडल के जगह पे आप क्या ले सकते हो, आयन फिलिंग्स को ले सकते हो, राइट।
इंस्टेड ऑफ मैग्नेटिक नीडल स्प्रेड आयरन फिलिंग्स ऑन द कार्डबोर्ड। कार्डबोर्ड के ऊपर आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिखाया जा रहा है, कुछ इस तरीके से आयरन फिलिंग्स को स्प्रेड करना है। देन द आयरन फिलिंग्स अरेंज देमसेल्फ इन द सर्कुलर मैनर अराउंड द वायर। वो आयरन फिलिंग्स क्या कर लेंगी, खुद को अरेंज कर लेंगी सर्कुलर मैनर में उस वायर के अराउंड, अंडरस्टूड, यस और नो। ये जो आयरन फिलिंग्स है ये खुद को अरेंज कर लेंगी उस जो रॉड है, थिक कॉपर वायर का रॉड है उसके अराउंड। अब किस तरीके से अरेंजमेंट कर रही है इसको भी आपको गौर करना है, ऑब्जर्व करना है। जिस बंदे के पास क्यूरियोसिटी होती है ना, वो इसको और डिटेल में ऑब्जर्व करके इसके बारे में और थोड़ी रिसर्च करता है और उसको ज़्यादा समझ में आता है, राइट। इसलिए इंसान के पास क्यूरियोसिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यूरियस पर्सन ऑलवेज ट्राई टू फाइंड आउट द थिंग एंड द रीज़न बिहाइंड दैट। हर वक्त क्यूरियस पर्सन उस चीज़ को फाइंड आउट करता है और उसके पीछे का जो रीज़न है उसको भी फाइंड आउट करने की कोशिश करता है, अंडरस्टूड। देखो, द आयन्स फीलिंग स्प्रेड अलॉन्ग द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ द फोर्स। मतलब जो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स है उसके अकॉर्डिंग, उसके अलोंग जो है वो आयन फीलिंग्स क्या हो जाएंगी, स्प्रेड हो जाएंगी। उसके अलोंग आयन फीलिंग्स क्या होगी, स्प्रेड, अंडरस्टूड। ये बात क्लियर है, यस और नो, कमेंट सेक्शन में बताओ। काफ़ी इंटरेस्टिंग डायग्राम है, इंटरेस्टिंग चीज़ है। चाहे तो आप इसको करके भी देख सकते हो और या फिर आने वाले शॉर्ट्स में हम इस एक्सपेरिमेंट को करके देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ तक क्लियर है। देन मूविंग टू द लास्ट स्लाइड ऑफ द लेक्चर, क्या लिखा है, अ मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड अराउंड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड। इफ द करंट इज अनचेंज्ड, अगर करंट जो है वो अनचेंज है, दिस मैग्नेटिक फील्ड रिड्यूसेस एज द डिस्टेंस फ्रॉम द वायर इंक्रीजेस। देखो, जैसे जैसे वायर से उसका डिस्टेंस इंक्रीज होगा, और करंट तो हमने सेम रखा है, करंट को अनचेंज रखा है। जैसे जैसे वायर से उसका डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होती चली जाएगी, रिड्यूस होती चली जाएगी, राइट। मैग्नेटिक फील्ड रिड्यूसेस एज द डिस्टेंस फ्रॉम द वायर इंक्रीजेस। वायर से डिस्टेंस अगर बढ़ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, रिड्यूस होगी, ओके। देयरफॉर द कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स representing the magnetic lines of force are shown bigger and rarefied as the distance from the wire increases. इस वजह से जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं और उसको बिगर दिखाया गया है, राइट। जैसे जैसे उस वायर से उसका डिस्टेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जैसे जैसे वायर्स का डिस्टेंस बढ़ रहा है तो वो जो मैग्नेटिक लाइंस है वो बड़ी होती चली जाएंगी और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, रिड्यूस होगा, राइट। इफ द करंट थ्रू द वायर इज इंक्रीज, अगर वायर से करंट इंक्रीज होता है, द इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो इंक्रीजेस। देखो, सेम करंट के केस में जैसे जैसे वायर से दूर जाएंगे लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड रिड्यूस होगी, लेकिन हमने अगर करंट को बढ़ा दिया तो क्या होगा, दिस स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ द करंट थ्रू द वायर इंक्रीज्ड, द इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो इंक्रीजेस। अगर वायर के थ्रू करंट को इंक्रीज किया जा रहा है तो इंटेंसिटी जो है मैग्नेटिक फील्ड की वो भी क्या होगी, बढ़ेगी। ये रिलेशन आपको समझ में आ चुका होगा, किसका, करंट का एंड मैग्नेटिक फील्ड का। डू यू गेट माय पॉइंट? किसका रिलेशन आपको समझ में आ गया, करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड, करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड का। आ गई बात समझ में। इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगी जब हम करंट को बढ़ाएंगे, राइट, अंडरस्टूड। ये डायग्राम आपको क्लियर है, इसको याद रखना है, ये काफ़ी बेनिफिशियल है आपको आगे आने वाले कंसेप्ट को समझाने के लिए। ये डायग्राम जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है, इसको आपके माइंड में आपको फिट करके रखना है, राइट। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का सेशन जो है वो समझ में आ चुका होगा। अगर आपकी कोई भी डाउट, डिफ़िकल्टी एंड क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो सके जितना हो सके मैं उसके ऊपर रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और
अगर आपको ये पीपीटी वगैरह चाहिए वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी जाएंगी. देन थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस सेशन. And if you understand the concepts in the session, you must share this lecture with your friends so they also can get the benefit for their board exams, and must subscribe Physics Gyan Mukesh Naik YouTube channel. Thank you so much.